ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस बात नहीं प्लीज़। सो इन्फेक्शियस डिजीज़ के अंदर लास्ट टाइम हमने मलेरिया के ऊपर डिस्कशन की है, ठीक है। इसमें जो MCQs बताए थे रिगार्डिंग द एंटी मलेरियल एजेंट्स और साथ में इसकी प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, वाइवेक्स, वेल, दे ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे द नेक्स्ट कंडीशन। हाँ, एक चीज़ इसमें आप लोग को बताता चलूँ जो न्यू गाइडलाइन के मुताबिक है कि अगर मलेरिया का पेशेंट आता है उसमें हम पैरासाइट चेक करते हैं। प्लाज्मोडियम की बात हो रही है तो इफ इन द ब्लड पैरासाइट लेवल इज़ मोर देन 2% बट लेस देन 10%, मतलब पैरासिटीमिया मोर देन 2% इन द पेशेंट, द ड्रग ऑफ चॉइस शुड बी आर्टिसोनेट। क्या देंगे? आर्टिसोनेट, ठीक है जी। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आप लोग ऐड कर सकते हैं कि पैरासिटीमिया मोर देन 2%, लेस देन 10%, दैट इज कॉल्ड द ड्रग शुड बी गिवन आर्टिसोनेट, ARTUSANATE, आर्टिसोनेट, ठीक है जी। और ब्रैकेट में लेके IV, क्या देंगे? IV। बट अगर एक पेशेंट है वो सीवियर मलेरिया के अंदर डायग्नोज होता है बट उसका पैरासाइट लेवल ब्लड के अंदर 10% से ज़्यादा है, मोर देन 10%, देन एक्सचेंज थेरापी मस्ट बी कंसिडर, ठीक है जी। एक्सचेंज थेरापी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक्सचेंज थेरापी हम करेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा पैरासाइट ब्लड से ख़त्म करना ये मेडिसिन के थ्रू पर पॉसिबल नहीं होता, तो हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करते हैं। तो मोर देन 2% दैट विल बी IV आर्टिसोनेट, और मोर देन 10% दैट इज़ एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, ठीक है जी। ये एक्स्ट्रा पॉइंट से ऐड करने हैं। आज पढ़ेंगे, नेक्स्ट हेडिंग दे दे इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। तो बात नहीं प्लीज़, और फोकस करें टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ठीक है जी। इसके बारे में लिखें, इट इज़ आल्सो known as glandular fever, also known as glandular fever। तो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस इसका जो सेकंड नाम है दैट इज कॉल्ड ग्लैंडुलर फीवर। इसमें लिखे, इन दिस कंडीशन देयर इज sore throat, that is pain in the throat due to pharyngitis and usually काज्ड बाई वायरस, ठीक है जी। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस जो है ये वो डिजीज़ है जिसमें इनिशियली पेशेंट आते हैं विद सोर थ्रोट, उनको पेन होती है थ्रोट के अंदर, और मोस्ट लाइकली इसका जो रीज़न होता है दैट इज़ वायरल इन्फेक्शन, ठीक है जी। वायरस की वजह से होता है। अब इसमें लेके इसकी जो काजेटिव एजेंट्स हैं उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि व्हाट आर दी काजेटिव एजेंट्स, ठीक है जी, कि वो कौन कौन सी काजेटिव एजेंट्स है जो डिजीज़ कराती है। तो नंबर 1 लेके एप्स्टीन बार वायरस। एप्स्टीन बार वायरस, ठीक है जी, जिसको हम कहते हैं EBV, एप्स्टीन बार वायरस। एंड सेकंड वन साइटोमेगेलो वायरस, मेगेलो वायरस, जिसको हम कहते हैं CMV, दैट इज़ कॉल्ड CMV। तो एक्चुअली एप्स्टीन बार वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज अबाउट 90% इन केसेस, बट 10% दैट इज कॉल्ड साइटोमेगेलो वायरस। तो अगर कल को MCQs में आता है कि व्हाट इज द लीडिंग काज ऑफ इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, आंसर विल बी एप्स्टीन बार वायरस, ठीक है जी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसमें लिखे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ओके, इट इज ट्रांसफर, it is transmitted from infected person to other, mainly
थ्रू सलाइवा एंड बॉडी फ्लूइड। ठीक है जी, ये दो तरीके हैं जिसके ज़रिए एप्स्टीन बार वायरस कैन ट्रांसफ़र फ्राम वन पर्सन टू अनदर। लेकिन इसके केसेस के अंदर देखा गया है कि इसमें ज़्यादातर जो पेशेंट आते हैं उसमें अगर ये इन्फेक्शन एक बंदे से दूसरे को लग सकती है वो ज़्यादातर सलाइवा के ज़रिए होती है। ठीक है जी, तो सलाइवा इज़ द वेरी कॉमन रूट टू काज ट्रांसमिशन ऑफ दिस इन्फेक्शन। और अगर सलाइवा के ज़रिए ये वायरस कोई नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को आ जाता है तो इनिशियली इट विल टारगेट द फेरिंग्स, कैन काज ऑफ फेरिंजाइटिस एंड लीडिंग टू सोर थ्रोट इन दिस कंडीशन। ठीक है जी, अब लेके व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर। अगर एक पेशेंट है उसको इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस हो जाता है तो व्हाट विल बी द क्लिनिकल फीचर्स। तो हम डिस्कस करेंगे कि इसमें जितने भी पेशेंट आते हैं सो दे प्रेजेंटेड विद अ क्लासिकल ट्राइएड कम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स। ठीक है जी, ये एक क्लासिकल ट्राइएड के साथ आते हैं, ये ट्राइएड नहीं भूलना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। इन दिस पेशेंट देयर विल बी फीवर, क्योंकि इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के अंदर देयर मस्ट बी फीवर। लेकिन इस पेशेंट के अंदर ज़्यादातर जो केसेस आती है वो लो ग्रेड फीवर है, बिकॉज इट इज़ अ वायरल इलनेस। तो दिस पेशेंट प्रेजेंटेड विद लो ग्रेड फीवर। ठीक है जी, वायरस की वजह से। नंबर 2 लिखे, दैट इज़ कॉल्ड सोर थ्रोट। किसके साथ आते हैं? सोर थ्रोट। ये कंप्लेंट करते हैं कि उनको गले में हर वक्त दर्द रहता है, पेन इन द थ्रोट इज़ कॉल्ड सोर थ्रोट। एंड द नेक्स्ट वन दैट इज़ कॉल्ड लिम्फ एडिनोपैथी, कि सर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड इज़ आल्सो अफेक्टेड इन केस ऑफ इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। ठीक है जी, तो एग्जाम के अंदर आता है अ पेशेंट विच इज़ कैरेक्टराइज बाई low grade fever, cervical lymph adenopathy and sore throat. These three things together in a single patient is a stronger clue toward infectious mononucleosis. ठीक है जी, अब जैसे मरीज़ आते हैं उनको sore throat होता है, फीवर होता है, तो ये मेजॉरिटी कंडीशन के अंदर होता है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन देयर इज़ नो लिम्फ एडिनोपैथी एंड ऑल कंडीशन। ठीक है जी, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट कुछ कंडीशन के अंदर आती है, बट अगर लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट विद हाई ग्रेड फीवर आ जाए तो उसका डीडीज भी कुछ और हो सकती है। एट मोस्ट लाइकली लो ग्रेड फीवर। क्या होता है? लो ग्रेड फीवर, क्योंकि इन्फेक्शन वायरल है तो वायरल इलनेस के अंदर देयर मस्ट बी लो ग्रेड फीवर। तो अगर आप लोगों से कल को कोई ये पूछे कि व्हाट इज़ द ट्राइएड फॉर इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, दैट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ लो ग्रेड फीवर, दैट इज सोर थ्रोट एंड लिम्फ एडिनोपैथी। ठीक है जी, जब हम लिम्फ नोड को टच करते हैं दीज पेशेंट फील पेन, तो आप लोग ब्रैकेट में लेके पेनफुल लिम्फ एडिनोपैथी। क्या होती है? पेनफुल लिम्फ एडिनोपैथी। इसके साथ साथ पेशेंट को जनाब आप लोगों को एक्स्ट्रा सिम्टम में बताएगी कि उसको जनाब फटीग है, पुअर एपिटाइट है। दीज आर द अदर सिम्टम दैट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन केस ऑफ इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। लेकिन जो इनिशियल 3 है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। और दूसरी बात, अगर आप लोगों को एग्जामिनर और आसान करेगा वो ये बताएगा कि ऑन पल्पेशन द स्प्लीन वाज एनलार्ज। तो इस पेशेंट के अंदर दे मस्ट बी स्प्लीनोमेगेली। क्या होती है? स्प्लीनोमेगेली। तो आप लोग लिखे द स्प्लीन, देयर विल बी splenomegaly. So it is the condition in which the size of the spleen is enlarged, that is called splenomegaly. इसमें splenomegaly जो है वो ज़रूर होती है। तो लो ग्रेड फीवर, सोर थ्रोट, lymph adenopathy followed by extra enlarged size of the spleen, that will be infectious mononucleosis। ठीक है जी, एक पॉइंट आप लोग को मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये आप लोगों ने याद रखना है। देखिए, अगर हम स्प्लीन की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये स्प्लीन है, ठीक है जी, और स्प्लीन जो है इसके अंदर ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे स्प्लीनिक आर्टरी एंटर होती है, इसको स्प्लीनिक हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लीनिक हाइलम। अब दिस इज़ कॉल्ड स्प्लीनिक आर्टरी, और जो स्प्लीनिक आर्टरी है इसने जाके स्प्लीन के अंदर बहुत सारे ऐसे क्या देने हैं? ब्रांचेस देने हैं। ठीक है जी, वो से सुनने वाली बात। सो दैट इज़ कॉल्ड, फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉकिंग अबाउट, दैट इज़ कॉल्ड स्प्लीन। और स्प्लीन को जो ब्लड लाने वाली आर्टरी है उसका नाम क्या है? स्प्लीनिक आर्टरी है। और स्प्लीनिक आर्टरी इन द स्प्लीन गिव्स राइज टू मल्टीपल ब्रांचेस। इसके मल्टीपल ब्रांचेस होती है। अब इधर फोकस करें, यहाँ पे इस स्प्लीनिक आर्टरी की ब्रांच के साथ यहाँ पे एक शीट होता है, इस तरह ये भी एक शीट है, इस तरह ये भी एक शीट होता है, इस तरह ये भी एक शीट होता है। इन शीट के अंदर टी सेल्स होते हैं। कौन से सेल होते हैं? टी सेल्स होते हैं। ये पॉइंट समझना एग्जाम के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इट कंटेन लॉट ऑफ टी सेल। ये क्या होते हैं? टी सेल होते हैं। फिर इस शीट के बाहर एक एरिया होता है जिसमें बी सेल होते हैं। फिर इससे अलग बाहर एक एरिया होता है जिसमें मैक्रोफेजेस होती है। ठीक है जी, तो ये डिफरेंट एरियाज़ होती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैक्रोफेजेस है, यहाँ पे बी सेल है, और इसके अंदर क्या है? टी सेल है। तो मतलब इन सब को कहते हैं इम्यून सेल्स। कौन से सेल कहते हैं? इम्यून सेल या WBC, क्योंकि बी सेल और टी सेल ये लिम्फोसाइट्स हैं एंड दे आर इम्यून सेल, दे आर WBC। मैक्रोफेजेस क्या है?
दे आर फेगोसाइट, दे आर इम्यून सेल, दे आर WBC। तो स्प्लीन के अंदर ऐसी जगह जहाँ पे मैक्रोफेजेस है, बी सेल है और टी सेल है, इसको कहते हैं वाइट पल्प। क्या कहते हैं? वाइट पल्प। इस एरिया को हम कहते हैं वाइट पल्प ऑफ द स्प्लीन। लेकिन एज फार एज दिस कंसेप्ट इज देयर, इट इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, उसकी तरफ जा रहे। अब ये जो इन्फेक्शन है, इट इज़ काज बाई 90% विच वायरस? एप्स्टीन बार वायरस। जैसे जनरल रूल क्या कहता है कि इफ़ द इन्फेक्शन इज काज बाई बैक्टीरिया, तो उसके खिलाफ न्यूट्रोफिल काम करते हैं। कौन सी? न्यूट्रोफिल। लेकिन बॉडी के अंदर विच इन्फेक्शन इज काज बाई वायरस, तो उसके खिलाफ एक तो लिम्फोसाइट काम करते हैं, और लिम्फोसाइट के अंदर भी टी लिम्फोसाइट इज़ रिस्पॉन्सिबल। कौन से? टी लिम्फोसाइट। तो आप लोग मुझे ये बताएं, ये जो शीट मैंने बनाई है, हाँ जी, ये शीट जो मैंने बनाई है, ये इस आर्टरी के बाहर है कि अंदर है? बाहर है। सो पी पर पेरी, पेरी का मतलब क्या है? अराउंड। किसके अराउंड है? आर्टरी। तो पेरी आर्टीरियल है, और इसके अंदर कौन से सेल है? टी सेल है। तो टी सेल एज अ लिम्फोसाइट आर नॉट, इसलिए इसका नाम है हिस्टोलॉजी के अंदर पेरी आर्टीरियल लिम्फेटिक शीट। इसका नाम क्या है? पेरी आर्टीरियल लिम्फेटिक शीट। अब इस लिम्फेटिक शीट के अंदर स्पेशल टाइप के जो सेल्स पड़े हैं, उसका नाम क्या है? टी सेल होते हैं। कौन से सेल होते हैं? टी सेल होते हैं। तो आप लोग मुझे ये बताएं कि अगर एक पेशेंट है, उसको इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है विच इज काज्ड बाय विच वायरस? एप्स्टीन बार वायरस। तो उसके खिलाफ हमारे बॉडी में कौन से सेल काम करेंगे? लिम्फोसाइट्स। एंड विच लिम्फोसाइट? टी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट स्प्लीन के अंदर कहाँ पे पड़े हैं? पेरी आर्टीरियल लिम्फेटिक शीट के अंदर पड़े हैं। तो इन सेल की तादाद इज़ अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म अगेंस्ट दिस वायरस, इट हैज़ टू बी इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। सो देयर विल बी टी सेल हाइपरप्लेजिया। क्या होगी? टी सेल हाइपरप्लेजिया इन पेरी आर्टीरियल लिम्फेटिक शीट। तो जब ये साइज़, मतलब ये है कि जब नंबर में ये सेल बढ़ेगी तो वो जगह ज़्यादा घेरेगी, और जब इस शीट का साइज़ बढ़ेगी तो उससे स्प्लीन का साइज़ बढ़ेगी। देयर मस्ट बी स्प्लीनोमेगेली इन दिस पेशेंट। समझ रहे कि नहीं? तो अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि वाई स्प्लीन साइज इज एनलार्ज इन इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, द आंसर विल बी ड्यू टू हाइपरप्लेजिया ऑफ टी सेल एंड पेरी आर्टीरियल लिम्फेटिक शीट। ये बात समझ गए सारे कि नहीं? कि एक्चुअली स्प्लीन के अंदर आप लोग 50% लोग समझ रहे, 50% वैसे बैठे हैं, बट एक्चुअली दिस इज़ द पॉइंट टू रिमेंबर। इससे तो आसान कोई और तरीका है नहीं कि जब इन्फेक्शन बैक्टीरियल होता है तो उसके खिलाफ न्यूट्रोफिल काम करती है, जब इन्फेक्शन वायरस की वजह से है तो उसके खिलाफ लिम्फोसाइट काम करती है। लिम्फोसाइट भी दो तरह की है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, बट इट इज़ द टी लिम्फोसाइट विच फाइट अगेंस्ट वायरस। अब ये जो डिजीज़ है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, इट इज़ काज्ड बाय विच वायरस? 90% एप्स्टीन बार वायरस। तो उसके खिलाफ बॉडी में जहाँ जहाँ पे टी सेल होंगे तो उसके खिलाफ काम करेंगे कि नहीं? और टी सेल अपनी तादाद बढ़ाएंगे कि कम करेंगे? बढ़ाएंगे, ताकि उस वायरस के खिलाफ फाइट करे। और टी सेल स्प्लीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये वायरस इन्फेक्शन कराएगी तो स्प्लीन के अंदर टी सेल की तादाद क्या होगी? बढ़ेगी। जब वो तादाद में नंबर बढ़ाएगी तो वो जगह भी ज़्यादा घेरेगी, तो स्प्लीन का साइज़ भी बढ़ेगी। दैट इज़ वाई स्प्लीनोमेगेली इज सीन इन इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस बिकॉज ऑफ टी सेल हाइपरप्लेजिया। किस वजह से? टी सेल हाइपरप्लेजिया। बट अच्छे स्टूडेंट को ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे? इन पेरी आर्टीरियल लिम्फेटिक शीट। कहाँ पे? पेरी आर्टीरियल लिम्फेटिक शीट। ठीक है जी। अब अगर इस तरह का पेशेंट आते हैं, मिसाल के तौर पे आप लोगों को NRE1 के अंदर वो सिंपल ये बताएंगे, एक पेशेंट है, उसको लो ग्रेड फीवर है, सारे बोले लो ग्रेड फीवर, उसको सोर थ्रोट है और पेनफुल लिम्फ एडिनोपैथी है, एंड वी विल पाल्पेट द एब्डोमेन, सो देयर वाज एनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन। तो ये चार चीज़ें जब मिल जाए, ऑलवेज रूल्ड आउट इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। तो लेके जनाब, हाँ जी, क्वेश्चन क्या है? ओके जी, तो जरूरत तो नहीं है कि वही करे ना, उनमें से वो एक काज है। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई इज वन ऑफ द काज ऑफ फेरेंजाइटिस, बट फेरेंजाइटिस कैन काज मल्टीपल थिंग। उनमें से कुछ वायरल काज है, कुछ बैक्टीरियल काज है, कुछ फंगल काज है। तो जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई है, दैट इज ओनली वन ऑफ द काज ऑफ फेरेंजाइटिस, बट एक्चुअली इट डजंट मीन कि उसके अलावा कोई और करा नहीं सकता। ठीक है जी, दैट इज व्हाट इज ओनली द काज। और अगर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई फेरेंजाइटिस कराए तो उसके खिलाफ ऑटो इम्यून अटैक के चांस होते हैं, जिसको रूमेटिक फीवर कहा जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे फेरेंजाइटिस की वजह क्या है? दैट इज एप्स्टीन बार वायरस। दैट इज वाई द पेशेंट मस्ट डेवलप लो ग्रेड फीवर। किसके साथ आएगा? लो ग्रेड फीवर के साथ। तो एक दफ़ा फिर से बोले, पेशेंट विद लो ग्रेड फीवर, सोर throat, painful lymph adenopathy, and what will happen to the size of spleen? Enlarged. So think about infectious mononucleosis. तो लेके what are the diagnosis? What are the investigation we should diagnose this condition? तो अभी हम पढ़ेंगे
कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमें क्या क्या करना है, कि इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन सी चीज़ें ऑर्डर करनी है। तो सबसे पहले तो लेके ब्लड सीपी, क्या ऑर्डर करेंगे, ब्लड सीपी हम ऑर्डर करेंगे। ब्लड सीपी के अंदर आप लोगों को जस्ट एक पॉइंट बता रहा हूँ, ये एमसीक्यूज आता है एग्जाम के अंदर कि देयर विल बी एटिपिकल, द वर्ड इज कॉल्ड एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस। क्या होगी, एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस। ये तो सबको पता है कि व्हेन इन्फेक्शन काज्ड बाय वायरस लिम्फोसाइट विल बी इंक्रीजेज, दैट इज कॉल्ड लिम्फोसाइटोसिस। ठीक है जी, इधर और से सुने। मिसाल के तौर पे अगर हम एक WBC ड्रा करें और इस तरह इसके अंदर हम 2 सेल लेते हैं, और से सुने, दिस इज़ अ सेल। अगर हम इस सेल के अंदर न्यूक्लियस की बात करें, दैट इज़ अ बिग न्यूक्लियस, तो इसको हम कहते हैं एक्चुअली लाइक मोनोसाइट। ये क्या है, मोनोसाइट है। मोनोसाइट इज़ अ टाइप ऑफ WBC, और सेम मोनोसाइट व्हेन रीच टू द टिश्यू स्पेस इट बिकम मैक्रोफेज। क्या बन जाता है, मैक्रोफेज। अगेन दैट इज कॉल्ड वन ऑफ द WBC, बट इसमें न्यूक्लियस का साइज क्या है, स्मॉल है, तो इसको हम लिम्फोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट कहते हैं। अब कभी कभार क्या होता है कि जब इन्फेक्शन होती है और वो इन्फेक्शन वायरस ने की होती है, तो वायरस के खिलाफ किस सेल ने फाइट करना है, लिम्फोसाइट ने। और लिम्फोसाइट जब रिएक्शन शो करता है तो अपनी तादाद को बढ़ाएगी। इज़ अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म, देयर विल बी लिम्फोसाइटोसिस, तो उसके अंदर चेंज आएगी। और कभी कभार वो चेंज ऐसे आती है कि लिम्फोसाइट की तादाद तो बढ़ती है, बट इट कैन कन्वर्ट इनटू अ न्यूक्लियस विच लुक लाइक द न्यूक्लियस ऑफ मोनोसाइट। समझ रहे कि नहीं। तो मतलब हमें ब्लड में तो ऐसा दिखेगी कि ये तो ओरिजिनल क्या है, लिम्फोसाइट है, लेकिन हमें लिम्फोसाइट जैसा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इसका न्यूक्लियस तो क्या होना चाहिए, छोटा। इट इज अ टिपिकल लिम्फोसाइट और एटिपिकल, दैट इज वाई द वर्ड इज एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस। समझ रहे कि नहीं, कि ऐसा लिम्फोसाइट जिसमें न्यूक्लियस छोटा होने की बजाय क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, और हमें वो सिंपल नॉर्मल लिम्फोसाइट जैसा नज़र ना आए, टिपिकल लिम्फोसाइट अपीयरेंस ना दे, तो उस कंडीशन का नाम क्या है, एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस। तो हमने ये फिर देखा, डॉक्टर ने सोचा कि यार ये लिम्फोसाइट एटिपिकल क्यों बन गए हैं। तो जब उन लोगों ने देखा तो उसने कहा इन्फेक्शन की वजह से। किस वजह से, इन्फेक्शन की वजह से। और इसमें जो न्यूक्लियस है, अब जो न्यूक्लियस है उसका साइज़ क्या हुआ है, बड़ा है, और हमें लुक लाइक किस तरह नज़र आ रहे हैं, मोनोसाइट। तो दैट इज़ वाई इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस द वर्ड कम। समझ रहे कि नहीं। तो डिजीज़ का नाम क्या रखा गया, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। किसमें लिम्फोसाइट का लेवल इतना बढ़ जाता है कि दे लुक लाइक द न्यूक्लियस ऑफ मोनोसाइट, दैट इज वाई द वर्ड कम इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। अब समझ गए कि नहीं। तो याद रखें, एग्जाम क्वेश्चन ये है कि इन इन्वेस्टिगेशन इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में देयर मस्ट बी एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस। क्या होगी, एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस। इसमें कोई टेस्ट करते हैं, सिर्फ नाम याद रखना है, कभी कभार एग्जाम में आता है, हेट्रोफाइल एंटीबॉडी टेस्ट। इसका नाम क्या है, हेट्रोफाइल एंटीबॉडी टेस्ट। ये मतलब यह है कि हम ये शीप का जो ब्लड होता है, जिस तरह शीप मतलब एनिमल है, वो ह्यूमन ब्लड के साथ में लाते हैं और देखते हैं कि एप्स्टीन बार वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है कि नहीं। ये एक लंबा सा प्रोसेस है, हमें कोई नहीं पूछेगा। हेट्रो का मतलब क्या है, डिफरेंट। इसमें एक एनिमल स्पीशी होता है और एक ह्यूमन स्पीशी। तो मतलब शीप और ह्यूमन ब्लड मिक्स किया जाता है और एप्स्टीन बार वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने के अमल को देखा जाता है। तो हेट्रोफाइल एंटीबॉडी टेस्ट आज के बाद आ जाए इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। ठीक है जी। इसमें एक और टेस्ट भी करते हैं, इसका नाम होता है पाल बनल टेस्ट। एक का नाम क्या होता है, पाल बनल टेस्ट। तो पाल बनल टेस्ट जो होता है ये भी इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के लिए कराया जाता है, बट एक्चुअली इन लोगों ने ये डिटेल में बताया नहीं है कि व्हाट इज दिस टेस्ट, लेकिन ये भी एक रेयर टेस्ट होता है, नॉट ऑल द टाइम परफॉर्म, बट यू पीपल एटलीस्ट रिमेंबर कि दैट इज द वर्ड यूज फॉर इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। तो हेट्रोफाइल एंटीबॉडी टेस्ट, पाल बनल टेस्ट, ये सारे के सारे इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। बट यू पीपल मस्ट रिमेंबर फॉर एनआरई देयर विल बी एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस। क्या होगी, एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस। ठीक है जी। लेकिन ट्रीटमेंट क्या करेंगे, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑप्शन you have to go for in atypical lymphocytosis or infectious mononucleosis। तो यहाँ पे लिखे सपोर्टिव थेरापी। क्या करेंगे, सपोर्टिव थेरापी। इसका मतलब ये है कि इट इज़ अ डिजीज ऑफ वायरस, इट इज़ द इन्फेक्शन काज बाई वायरस, एंड विच वायरस, एब्स्टीन बार वायरस। उसके खिलाफ कोई स्पेसिफिक एंटी वायरल थेरापी नहीं है। तो वी मस्ट गो फॉर IV हाइड्रेशन। पेशेंट को हाइड्रेट रखेंगे, पेशेंट को बताएंगे सपोर्टिव थेरापी, उनको पेन किलर देंगे, एनसेड देंगे, लेकिन वायरस के खिलाफ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मौजूद हो नहीं होती है। ठीक है जी। तो सपोर्टिव थेरापी। इसके बाद लेके कॉर्टिकोस्टेरॉइड। क्या देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। लेकिन ये भी फ्रेंकली बताता चलूँ, ये हर केस में नहीं देते। ये इसलिए तब देंगे इफ़ एयरवे कंप्रोमाइज। अगर फेरेंजाइटिस है
और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम कहाँ पे चली गई है, ट्रेकिया में, और सांस लेने की दुश्वारी करा सकती है, देन फॉर एंटी इन्फ्लेमेटरी पर्पस, स्वेलिंग को कम करने के लिए हम क्या दे सकते हैं, कार्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। लेकिन इनिशियली हम स्टेरॉइड भी रिकमेंड नहीं करते। दिस डिजीज़ टर्मिनेट इटसेल्फ, ये स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व होती है, 2 से 3 हफ्ते के अंदर ये ख़त्म हो जाती है। वी मस्ट एडवाइज द पेशेंट टू टेक रेस्ट, हमने बेड रेस्ट बताना है, हाइड्रेशन, पेशेंट को हाइड्रेट करना है, पेशेंट को पेन किलर देने हैं और एंटीपायरेटिक देने, क्या देने, एंटीपायरेटिक, पैरासीटामोल, पेनाडॉल, ठीक है जी, ताकि इसकी फीवर कम हो। हम एनाल्जेसिक्स देंगे ताकि उसको सोर थ्रोट कम हो, लेकिन स्पेसिफिकली वायरस के खिलाफ कोई ड्रग नहीं है। सो दैट इज़ 2 to 3 वीक में स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व। बट अगर एग्जाम में आ जाए, इफ़ द पेशेंट ऑफ इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस लेटर डिवेलप डिस्पनिया, किसके साथ, डिस्पनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, टिकेपनिया, रिस्पायरेटरी ईयर वे कंप्रोमाइज हो जाए, देन यू कैन गो फॉर स्टीरॉयड एज वेल। क्या करेंगे, स्टीरॉयड। और इन पेशेंट को बताते हैं डू नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द स्पोर्ट्स फॉर 1 month, क्योंकि इनका स्प्लीन क्या होता है, इनलार्ज होता है, थोड़ा सा लगने से स्प्लीनिक रप्चर के चांस होते हैं, और जब स्प्लीन रप्चर होगा इट कैन कॉज डेथ ऑफ द पर्सन। समझ रहे कि नहीं? तो नीचे नोट में लिखे अवॉइड एक्टिव स्पोर्ट फॉर एटलीस्ट 1 month, कि हमने पेशेंट को बताने कि उसका स्प्लीन लार्ज होता है, तो पेशेंट को ये बताया जाता है कि आपने एक्टिवली 1 महीने तक स्पोर्ट्स के अंदर हिस्सा नहीं लेना है, ड्यू टू प्रिवेंट द स्प्लीनिक इंजरी। स्प्लीनिक इंजरी को या स्प्लीनिक रप्चर को प्रिवेंट करने के लिए हमने पेशेंट को बताना पड़ता है। ये बात समझ गए क्या नहीं? सो दैट इज़ व्हाट ऑल अबाउट द इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस एंड देयर इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन एग्जाम के अंदर इसका जो काज है वो पूछा जाता है, दैट मस्ट बी रिमेंबर एप्स्टीन बार वायरस। ये क्वेश्चन में आता है, एप्स्टीन बार वायरस, ये 4 चीज़ों के साथ एग्जाम में आता है। नंबर 1, एप्स्टीन बार वायरस कैन काज इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, जो अभी हमने पढ़ा है। एप्स्टीन बार वायरस, ये याद आना चाहिए, ये बर्किट लिम्फोमा कराता है। क्या कराते हैं? बर्किट लिम्फोमा। इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। एप्स्टीन बार वायरस कैन काज नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा, ये नेजोफेरिंग्स का कैंसर कराता है, नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा। तो एप्स्टीन बार वायरस याद रखें, एक तो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, नंबर 2 बर्किट लिम्फोमा, और नंबर 3 नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा। ये 3 पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। दे आर हाईली एसोसिएटेड विद एप्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शन। ठीक है जी, एमसीक्यूज़ के हवाले से अहम है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसके बाद लिखे द नेक्स्ट कंडीशन वी विल डिस्कस, दैट इज़ कॉल्ड एंथ्राक्स। हेडिंग दे दे कि व्हाट इज़ मेंट बाई एंथ्राक्स। ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ कंडीशन इन फॉर एनआरई स्टेप 1। एंथ्राक्स के बारे में लिखें कि अ बैक्टीरियल डिजीज़ usually transmitted फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। मतलब ये ऐसी डिजीज़ है कि एनिमल से ह्यूमन में होती है। ठीक है जी, इट इज़ अ टाइप ऑफ जूनोटिक डिजीज़। क्या है? जूनोटिक डिजीज़। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज़ नॉट अकर। मतलब अगर किसी पेशेंट को एंथ्राक्स से इन्फेक्टेड है तो वो दूसरे बंदे को डिजीज़ ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन तो नहीं होती, लेकिन एनिमल से ह्यूमन को ज़रूर होती है। दैट इज़ द टाइप ऑफ जूनोटिक डिजीज़। ये क्या होता है? जूनोटिक डिजीज़। इसमें लिखे द कॉमन फैक्टर्स फॉर एंथ्राक्स is like farmers। ठीक है जी, फार्मर्स, ये फार्मर्स के अंदर कॉमन होती है। ठीक है जी, हु हैंडल एनिमल वूल। ठीक है जी, एनिमल वूल एट्सेट्रा। मतलब फार्मर्स के अंदर या एनिमल वूल्स वगैरह जो हैंडल करते हैं, हेयर्स वगैरह, इनके अंदर एंथ्राक्स के चांसेस ज़्यादा होती हैं। स्पेशली वो आप लोगों को कुछ ऐसा सिनेरियो देंगे कि जिसमें द पेशेंट विल हैव क्लोज कंटेक्ट विद द एनिमल। ठीक है जी,
और इसमें जो ज़्यादातर 90% आता है शेपर्ड, ठीक है जी। जो शेपर्ड होती है उसके अंदर ये डिज़ीज़ ज़्यादा, क्योंकि उसकी जो वूल होती है, हेयर्स होती है शीप के अंदर, उससे ये ज़रूर जो है ना इंथ्राक्स के चांसेस मतलब ह्यूमन में क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तकरीबन 90% अगर एग्ज़ाम के अंदर आती है वो कंटेक्ट विद शीप के साथ आती है, ठीक है जी। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ जूनोटिक डिजीज़। तो अगर मिसाल के तौर पे एनिमल ये डिज़ीज़ ह्यूमन को दे दे, इंथ्राक्स कराएगी, लेकिन सेम डिज़ीज़ अगर सेम ह्यूमन दूसरे को देना चाहे तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होती है, ये सिर्फ एनिमल से ह्यूमन को लगती है। और इसमें क्लोज कंटेक्ट विद, आंसर इज दैट इज शीप। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लू इन द एग्जाम फॉर द डायग्नोसिस ऑफ इंथ्राक्स। लेकिन इसके काजेटिव ऑर्गेनिज्म लेके कि मतलब ये कौन सी डिजीज़ जो है, इंथ्राक्स जो है, ये किस बैक्टीरिया की वजह से होती है। जो शीप होता है उसकी एनिमल वूल के अंदर, हेयर के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम है बेसिलस एंथ्राक्स। इसका नाम क्या है, बेसिलस एंथ्राक्स। ये जो बेसिलस एंथ्राक्स है, इट इज़ अ बैक्टीरिया विच कैन काज अ डिजीज़ नोन एज एंथ्राक्स। इस डिजीज़ का नाम भी एंथ्राक्स है और उस बैक्टीरिया का नाम भी बेसिलस एंथ्राक्स होता है, ठीक है जी। तो ये एक पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। सिर्फ इसमें 2 पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है एक्स्ट्रा। इट इज़ अ रॉड शेप बैक्टीरिया। ये क्या है, रॉड शेप बैक्टीरिया है। और दूसरी बात, दैट इज़ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्या होती है, ग्राम पॉजिटिव। एक तो ग्राम पॉजिटिव है और दूसरी बात क्या है, रॉड शेप है। एनी बैक्टीरिया हु हैज़ बेसिलस इनवर्ट दैट शुड बी रॉड शेप। ये रॉड शेप होती है, जैसे कोकाए कामा शेप होती है, जैसे स्पायरोकीट स्पायरल शेप होती है, तो बेसिलस इज ऑलवेज ऑफ रॉड शेप। सो इट इज़ अ रॉड शेप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बेसिलस एंथ्राक्स विच कैन काज एंथ्राक्स डिजीज, ठीक है जी। लेकिन क्लिनिकल फीचर, इसमें जो फीचर्स आते हैं अगेन दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। देखें, इसमें 2 तरह के पेशेंट आते हैं। नंबर 1 तो लेके इसमें जैसे पेशेंट को फीवर होता है, ठीक है जी। नंबर 2 लेके लेथार्जी, फिर इसके बाद लेके फटीक के साथ आती है, ठीक है जी। फीवर, लेथार्जी एंड फटीक। और लास्ट में इसमें लेके द पेशेंट विल डेवलप मलेज दैट इज फीलिंग नॉट वेल। अब ये सारे सिम्टम स्पेसिफिक है कि नॉन स्पेसिफिक, दीज ऑल आर नॉन स्पेसिफिक सिम्टम। ये क्या है, नॉन स्पेसिफिक। फिर से बता रहा हूँ, दिस पेशेंट इनिशियली प्रेजेंटेड विद फीवर, लेथार्जी, फटीक एंड मलेज। अगर इसके साथ साथ आप लोगों को ये बताए कि साथ साथ पेशेंट को देयर इज सम स्किन लेजन। क्या है जी, स्किन लेजन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। और जो स्किन लेजन है उसमें लेके आप लोग देखते हैं, सो इट लुक लाइक ब्लैक स्कार। किस तरह नज़र आती है, ब्लैक स्कार। ये वर्ड आप लोगों ने नहीं भूलना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। ऐसा स्किन लेजन जो इनिशियली अल्सर होता है और फिर 7 से 10 दिन के अंदर दैट अल्सर रिप्लेस विद ब्लैक कलर। कौन सा, ब्लैक कलर। एंड दे लुक लाइक अ स्कार हैविंग ब्लैक कलर, ब्लैक स्कार। दैट इज़ द हॉल मार्क ऑफ क्यूटेनियस एंथ्राक्स। मतलब क्यूटेनियस का मतलब ये है कि इसमें जो एंथ्राक्स है वो प्रीडोमिनेंटली किसको अफेक्ट कर रहा है, स्किन को अफेक्ट कर रहा है। तो मतलब ऐसा एंथ्राक्स जिसमें स्किन अफेक्ट हो जाए तो प्लीज़ रिमेंबर दैट इज़ कॉल्ड क्यूटेनियस एंथ्राक्स, दैट इज़ कॉल्ड क्यूटेनियस एंथ्राक्स। अगर एक पेशेंट है, और से सुने, उसको एंथ्राक्स है, बेसिलस एंथ्राक्स इन्फेक्शन हो जाए तो पहले 2-3 दिन के अंदर उसको फीवर होगा, लेथार्जी होगी, फटीग होगी। तो मतलब पोस्ट एक्सपोजर के 7 से 10 दिन बाद उसको ब्लैक स्कार नज़र आना शुरू हो जाती है। तो आप लोग लिख सकते हैं इट इज़ सीन आफ्टर 7 to 10 डेज आफ्टर एक्सपोजर, कि मतलब बैक्टीरिया के आने के बाद 7 से 10 दिनों में मतलब ये स्कार बनना शुरू हो जाता है। इनिशियली पेशेंट क्या कहेगा कि उनको 1 हफ्ते तक, 5 दिनों तक फीवर है, लेथार्जी है, मलेज है, फिर उसकी बॉडी में एक अल्सर बनना शुरू हो जाता है। और जो अल्सर है याद रखे वो क्या होता है, ब्लैक स्कार की तरह होता है, ठीक है। कौन से स्कार, ब्लैक स्कार की तरह। मैं आप लोग को ना यहाँ पे इसी के साथ आप लोग लेके डी समझ रहे कि नहीं, मतलब ब्लैक लेजन आप लोग को बता रहा हूँ, ब्लैक लेजन। आगे इंशाल्लाह हम डर्मा के अंदर इसको पिक्चर वाइज भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जस्ट आप लोग को एक पॉइंट बता रहा हूँ कि जब भी ब्लैक लेजन आ जाए ना, ब्लैक लेजन स्किन के ऊपर, तो हमें कभी कभार सोचना है कि एंथ्राक्स हो सकता है। दैट इज़ अ क्यूटेनियस एंथ्राक्स। कौन सा, क्यूटेनियस एंथ्राक्स। if the patient has very close contact with the sheep, if the patient has a very close contact with the animal, तो मतलब ये क्या हो सकता है, एंथ्राक्स, क्यूटेनियस एंथ्राक्स हो सकता है। बट सम टाइम पेशेंट को फीवर नहीं है, सम टाइम पेशेंट को मलेज नहीं है, एंड देयर इज़ नो कंटेक्ट ऑफ एनिमल, बट स्टिल देयर इज़ अ वेरी ब्लैक कलर लीजन ऑन द स्किन, तो नीचे लेके मेलानोमा हो सकता है। क्या हो सकता है, मेलानोमा। नाम सुना है कि नहीं, मेलानोमा इज़ अ स्किन कैंसर। ये क्या है, स्किन कैंसर है जो मेलानोसाइट से निकलती है। कहाँ से निकलती है, मेलानोसाइट से निकलती है, दैट इज़ कॉल्ड मेलानोमा।
एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस टाइप ऑफ स्किन कैंसर कि एक दफ़ा हो जाए तो इट कैरी अ वेरी वेरी पुअर प्रोग्नोसिस। इसकी जो प्रोग्नोसिस है दैट इज़ वेरी पुअर, दैट इज़ कॉल्ड मेलानोमा। और कभी कभार क्या होता है, मेलानोमा भी नहीं, कभी कभार ब्लैक लेजन आती है, लेकिन इसका एक नाम है दैट इज़ कॉल्ड सेबोरिक केराटोसिस। इसको क्या कहते हैं, सेबोरिक केराटोसिस। तो मेरे ख्याल में ये तीन बातें अगर आप लोग इस लेवल पे याद करें फॉर द डिफरेंशियल डायग्नोज ऑफ ब्लैक लेजन, कौन सा, ब्लैक लेजन। अभी क्लास के एंड पे इसकी कुछ पिक्चर मैं दिखाऊंगा तो आप लोग इसको जनाब याद भी कर सकेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये मेलानोमा है, ये ब्लैक स्कार है। ठीक है जी, ये थोड़ा सा आप लोग को आना चाहिए। और इसको हम डर्मेटोलॉजी में विच वन, सेबोरिक केराटोसिस, इसको लोग कहते हैं स्टक ऑन अपीयरेंस। क्या कहते हैं, स्टक ऑन अपीयरेंस। तो जब स्टक ऑन अपीयरेंस आ जाए दैट विल बी सेबोरिक केराटोसिस। तो आज के बाद जितने भी स्टूडेंट सुन रहे कि व्हेन द पेशेंट केम विद ब्लैक लीजन ऑन द स्किन, you must know how many DDs, 3 DDs. Number 1, very good, anthrax because it can lead to black scar, ये black scar कराती है। and if predominantly skin is involved in anthrax, that is cutaneous anthrax, इसका नाम क्या है, cutaneous anthrax। फिर इसके बाद स्किन कैंसर में भी देयर, दैट इज कॉल्ड मेलानोमा, बट सेबोरिक केराटोसिस इज नॉट अ कैंसर बट स्टिल इट कैन कॉज ब्लैक स्कार। ये क्या कराती है, ब्लैक स्कार कराती है। ठीक है जी। इसी तरह अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि एक पेशेंट है, दैट पेशेंट हैज़ अ क्लोज कंटेक्ट विद एनिमल, लाइक शीप के साथ, एनिमल वूल हेयर के साथ, और साथ में उसको फीवर है, लेथार्जी, फटीक, सब कुछ वो बता रहे, लेकिन बाद में उसको एकदम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ जाए। क्या चीज़ आ जाए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। फिर एक पेशेंट को एकदम ही डिस्पनिया आ जाए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्पनिया, ठीक है जी, टेकेपनिया, एंड द पेशेंट डिवेलप सम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, और इसको जनाब क्या होगा, चेस्ट टाइटनेस। क्या चीज़ आ जाए, चेस्ट टाइटनेस। तो इसका मतलब ये बना कि ये जो डिजीज़ है इट कैन आल्सो टारगेट द लंग, इसको पल्मोनरी एंथ्रैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पल्मोनरी एंथ्रैक्स। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंथ्रैक्स यू पीपल मस्ट अवेयर ऑफ इट। वन इज पल्मोनरी, अनदर इज कॉल्ड क्यूटेनियस। क्यूटेनियस के अंदर प्रीडोमिनेंट जो एरिया है वो स्किन इन्वॉल्व होती है, और जो पल्मोनरी है उसके अंदर प्रीडोमिनेंट ऑर्गन कौन सा अफेक्ट होता है, लंग्स अफेक्ट होती है। ठीक है जी। सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द MCQs फॉर द एंथ्रैक्स। इसके बाद लेके इन्वेस्टिगेशन कि व्हाट इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द एंथ्रैक्स, कि वो कौन सी इन्वेस्टिगेशन है जो ऑर्डर करके हम एंथ्रैक्स को डायग्नोस कर सकते हैं। तो हेडिंग दे दे इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से। ठीक है जी। नंबर 1, डिटेल हिस्ट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि पेशेंट मस्ट हैव अ क्लोज कॉन्टेक्ट विद द एनिमल। तो डिटेल हिस्ट्री, दैट इज़ कॉल्ड डिटेल हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। फिर इसके बाद लेके हम PCR कर सकते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या एक और टेस्ट होता है जिसको एलाइजा कहते हैं, नाम सुने कि नहीं, दैट इज़ एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट एसे, मतलब PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या एलाइजा। और इसके बाद पेशेंट अगर पल्मोनरी सिम्टम के साथ आता है तो हम चेस्ट एक्सरे भी करते हैं। क्या करते हैं, चेस्ट एक्सरे। लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग नो वन विल आस्क यू अबाउट द इन्वेस्टिगेशन, बट एवरी एग्जामिनर लव टू आस्क अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज़। समझ रहे कि नहीं, किस डिजीज़ को हम ट्रीट कैसे करेंगे। तो ड्रग ऑफ द चॉइस अगर एग्जाम के अंदर आ जाए, टू स्टार्ट विद दैट मस्ट बी सिप्रोफ्लॉक्सासिन। क्या देंगे, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, दैट इज द टाइप ऑफ क्विनोलोन। क्या है, क्विनोलोन है, दैट इज कॉल्ड सिप्रोफ्लॉक्सासिन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज कॉल्ड सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड सिप्रोफ्लॉक्सासिन। इसमें लियोफ्लॉक्सासिन भी है, बट टू स्टार्ट विद द बेस्ट इनिशियल शुड बी ऑलवेज सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है जी। और एग्जाम क्वेश्चन आता है कि एक पेशेंट है, उसने एंटीबायोटिक यूज़ की है, और एंटीबायोटिक यूज़ करने के बाद पेशेंट जो है अब उसको स्टैंड होने में इशू आ रहे हैं। वो कहते हैं जब मैं खड़ा होता हूँ तो उसकी लोअर एंड ऑफ द हील के अंदर पेन होता है, और उसका टेंडन रप्चर हुआ है। कौन सा, टेंडन रप्चर। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, जितने भी क्विनोलोन्स होते हैं दे कैन कॉज टेंडन रप्चर। ये क्या कराते हैं, टेंडन रप्चर। इसीलिए बहुत कम उम्र के बच्चों में और बहुत ओल्डर एज के लोगों में हम इसको रिकमेंड नहीं करते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, बट सम टाइम द पेशेंट केम दे आर एलर्जिक, एलर्जिक। अगर एक पेशेंट है आप उसको सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे रहे बट पेशेंट क्या है, एलर्जिक है, इन केस ऑफ एंथ्रैक्स देन अल्टरनेट मस्ट बी डॉक्सीसाइक्लिन। क्या देंगे, डॉक्सीसाइक्लिन। मेरी बात समझ रहे कि नहीं, फिर डॉक्सीसाइक्लिन देंगे। तो इनिशियली सिप्रोफ्लॉक्सासिन से स्टार्ट करेंगे, बट अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा या वो एलर्जिक है तो देन द नेक्स्ट ऑप्शन मस्ट बी दैट इज कॉल्ड
डॉक्सीसाइक्लिन, हम क्या दे सकते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन, और डॉक्सीसाइक्लिन के ज़रिए हम पेशेंट को क्या करेंगे, वो ट्रीट करेंगे। सो दैट इज़ व्हाट ऑल अबाउट द एंथ्रेक्स। इसमें सबसे अहम पॉइंट ये है कि अ पेशेंट विद अ वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट विद animal wool, animal hairs, and they later presented with some skin lesion, and that lesion when you see, that is called black scar. क्या है, black scar, must remember cutaneous anthrax, and to start with the treatment that must be ciprofloxacin, and later we can go for doxycycline if the patient is allergic to this ciprofloxacin, ठीक है जी। और the most common साइड इफेक्ट दैट इज टेंडन रप्चर, ये क्या है, टेंडन रप्चर है। तो टेंडन रप्चर इज अ साइड इफेक्ट ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। इसके बाद एक और डिजीज़ पढ़ते हैं, लेके जनाब लाइम डिजीज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके बारे में आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया भी है कि व्हाट इज़ लाइम डिजीज़, बट फॉर एग्जाम पर्पस इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है जी। लाइम डिजीज़ के बारे में जो बंदा इसके बारे में जान गया तो एक MCQ इसमें उनका क्लियर हो जाता है, ठीक है जी, कि व्हाट इज़ मेंट बाई लाइम डिजीज़। तो हेडिंग दे दे कि लाइम डिजीज़ क्या है और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। इसमें लेके अ टिक बोन इन्फेक्शन काज्ड बाय स्पायरोकीट्स, ये किस वजह से होती हैं, स्पायरोकीट नोन एज, इसकी जो काज है दैट इज़ अ बैक्टीरिया नोन एज बोरीलिया, इसका नाम क्या है, बोरीलिया, नाम सुना है कि नहीं, बट इसका बोर्कडोरफेरी, दैट इज़ बोरीलिया बोर्कडोरफेरी। अगर आप लोग को ये सेकंड नाम नहीं याद आ रहा तो बोरीलिया मस्ट बी रिमेंबर। अगर आपको बोरीलिया पता है तो फिर एग्जाम में दूसरा वर्ड बंदा खुद बहुत क्लिक कर लेता है। तो द मोस्ट कॉमन काज ऑफ लाइम डिजीज़ इज़ अ बैक्टीरिया नोन एज बोरीलिया बोर्कडोरफेरी, ठीक है जी। लेकिन आप लोगों को पता है ये बैक्टीरिया डायरेक्ट इन्फेक्शन नहीं कराती, ये एक टिक के ज़रिए जब बाइट हमें वो कर, जैसे मॉस्किटो बाइट के ज़रिए प्लाज्मोडियम आता है, इसी तरह एक टिक है जिसकी बाइट की वजह से हमें कौन सी बैक्टीरिया आती है, बोरीलिया। लेकिन उस टिक का नाम आप लोगों ने याद रखना है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सोडिस, दैट इज़ कॉल्ड एक्सोडिस टिक। तो एग्जाम के अंदर अगर आ जाए कि विच टिक बाइट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइम डिजीज़, आंसर विल बी एक्सोडिस टिक। और जो एक्सोडिस टिक है ये जब बाइट करेगी तो हमें कौन सा बैक्टीरिया देगी, बोरीलिया, एंड देन इट विल लीड टू अ डिजीज नोन एज लाइम डिजीज, ठीक है जी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो गौर से सुने, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइम डिजीज़ के चांसेस एक्सोडिस टिक की वजह से होती है कि नहीं, लेकिन तब होगी जब हमें कौन सी बैक्टीरिया दे जाए, बोरीलिया बैक्टीरिया दे जाए, ठीक है जी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। देखिए आप लोग को मैं थोड़ा सा ये भी बताता चलूँ कि जैसे कि नॉर्थ ईस्ट है, इसके जो फॉरेस्ट होते हैं, या पैसिफिक ओशन, ठीक है जी, ये दो याद रखें, पैसिफिक ओशन एंड नॉर्थ ईस्ट, दीज आर द एंडेमिक एरिया फॉर बोरीलिया। समझ रहे कि नहीं, एंडेमिक एरिया से मुराद होता है जहाँ पे इस डिजीज़ के चांसेस सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है जी। तो कहेंगे अ पेशेंट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, पेशेंट फ्रॉम पैसिफिक ओशन, समझ रहे कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो यू पीपल मस्ट थिंक अबाउट कि यार ये जो एंडेमिक एरियाज है वो किस डिजीज़ को रिप्रेजेंट करती है, लाइम डिजीज़। तो आप लोगों ने फिर से क्लू लगाना है, गेस करना है कि यार ये डिजीज़ तो लाइम डिजीज़ की तरफ वो निशाना दे रही है, ठीक है जी। अब इसके बाद यहाँ पे लेके क्लिनिकल फीचर्स, अगर लाइम डिजीज़ हो जाती है तो व्हाट विल बी द क्लिनिकल फीचर, यहाँ पे लेके क्लिनिकल फीचर के लिहाज से डिस्कस करेंगे। नंबर 1, फेशियल नर्व पॉलिसी, ये क्या कराती है, फेशियल नर्व पॉलिसी। फेशियल नर्व इज अ 7th क्रेनियल नर्व, ऐसा है कि नहीं, इनकी वीकनेस कराती है लाइम डिजीज़। फेशियल नर्व पॉलिसी, फेशियल नर्व दो होती है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, बट ब्रैकेट में लेके इट इज़ यूजुअली बाईलेटरल, ये क्या है, बाईलेटरल। नॉर्मली जो फेशियल नर्व पॉलिसीज होती है वो 90% क्या होती है, यूनिलेटरल, बट इफ फेशियल नर्व पॉलिसीज बाईलेटरल, वन ऑफ द कॉमन काज विल बी लाइम डिजीज़, वो लाइम डिजीज़ है। पेशेंट की जो एंगल ऑफ माउथ है ना, ये जो मुंह है, नॉर्मली फेशियल नर्व पॉलिसी से टेढ़ा हो जाती है, मतलब ये जो एंगल ऑफ माउथ है ये ऐसे टेढ़ी हो जाती है, बट इसमें तो दोनों साइड का मसला है। तो एंगल ऑफ माउथ इक्वली होती है बट थोड़ा सा नीचे आती है, इसका मतलब थोड़ी सी नीचे आती है, नॉर्मल जगह के लेवल पे नहीं होती है। अगर आप लोग इसको ना टेस्ट करना चाहे प्रैक्टिकली, तो ये जो एंगल ऑफ माउथ है जहाँ पे अपर लिप लोअर लिप मिलती है, अगर इससे एक लाइन ड्रा करें ना, ये ईयर लोब के सामने है, कहाँ पे है, ईयर लोब के सामने ऐसे आती है। बट अगर हम ये इधर तक आ जाए नीचे और फिर लाइन ड्रा करें तो ईयर लोब के नीचे नीचे जाएगी। इट्स मीन कि जो एंगल ऑफ माउथ है
वो नॉर्मल जगह से क्या हो चुकी है, डिप्रेस्ड हो चुकी है, नीचे आ चुकी है, एंड दैट वीकनेस शोज बायलैटरल फेशियल नर्व पाल्सी। ठीक है जी, एक पॉइंट। और फिर ड्रूपलिंग ऑफ सलाइवा, पेशेंट से सलाइवा ड्रूपलिंग जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। और फेशियल नर्व खराब है तो कैन देयर विल बी एनी फेशियल मसल एक्सप्रेशन, नो, एक्सप्रेशन लेस फेसेस, पोकर फेसेस जो है इन पेशेंट के अंदर आती है। ठीक है जी। इसके बाद देखिए आर्थराइटिस, जॉइंट्स पेन, क्या होती है, जॉइंट्स पेन, देयर मस्ट बी आर्थराइटिस। आर्थराइटिस से मुराद होता है कि देयर विल बी पेन इन द जॉइंट, दैट इज कॉल्ड आर्थराइटिस। ठीक है जी। आर्थराइटिस के अंदर स्मॉलर जॉइंट, लार्जर जॉइंट, बोथ कैन बी इन्वॉल्व इन केस ऑफ लाइम डिजीज। ठीक है जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट लिखे दैट इज कॉल्ड कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। याद है कि नहीं, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, क्योंकि जो लाइम डिजीज़ के लोग होते हैं उनमें कंप्लीट हार्ट ब्लॉक्स के चांसेस भी हो सकते हैं। और जब कंप्लीट हार्ट ब्लॉक आ जाएगी तो फिर इसकी ईसीजी में पी वेव विल नेवर फॉलो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये मैंने आप लोग को बताया था। और जब कभी भी ईसीजी ऐसी आ जाए कि पी वेव नेवर फॉलो क्यूआरएस, द हार्ट रेट मस्ट बी डिक्रीज, दैट इज सुवियर ब्रेडिकार्डिया 40, 45, एंड दैट इज द इंडिकेशन ऑफ पेसमेकर ट्रांसप्लांट। क्या होता है, पेसमेकर ट्रांसप्लांट होता है। देखिए हार्ट ब्लॉक्स 3 तरह के हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री में कांस्टेंट प्रोलॉन्गेशन ऑफ पीआर इंटरवल बट देयर इज नो मिसबीट, ऐसा है कि नहीं। फिर सेकंड डिग्री में 2 तरह की है, टाइप 1 एंड टाइप 2। जो मोबेट्स टाइप 1 है उसमें प्रोग्रेसिव लेंथनिंग होती है बट देयर विल बी क्यूआरएस मिस, क्यूआरएस मिस हो जाती है। सेकंड डिग्री में हमेशा क्यूआरएस मिस होती है, याद रखें। और सेकंड डिग्री टाइप 2 में क्या होगी, कांस्टेंट प्रोलॉन्गेशन, अगेन देयर विल बी मिसबीट। तो गौर से सुने, अ पेशेंट केम टू यू विथ फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, कौन सा, फर्स्ट डिग्री, नो मैटर सिम्टोमेटिक आर एसिम्टोमेटिक, यू मस्ट नॉट गो फॉर एनी मतलब पेसमेकर, दैट इज ऑब्जर्वेशन, वेट एंड वॉच, समझ रहे कि नहीं, नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। अब सेकंड डिग्री में 2 टाइप है, एक टाइप 1 है और एक टाइप 2। अगर टाइप 1 वाला सिम्टोमेटिक भी है वी शुड नॉट गो फॉर पेसमेकर ट्रांसप्लांट, ये शायद मैंने आप लोग को बताए भी थे। बट अगर सेकंड डिग्री टाइप क्या है, 2, नो मैटर पेशेंट हैव सिम्टम आर नॉट, यू मस्ट गो फॉर पेसमेकर ट्रांसप्लांट। तो सेकंड डिग्री टाइप 2 और थर्ड डिग्री, इसमें चाहे सिम्टम हो या ना हो, दोनों इज अ स्ट्रॉन्गर इंडिकेशन फॉर दी पेसमेकर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। जो फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री टाइप 1 है उसमें हम पेसमेकर ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं। ठीक है, ये बहुत की पॉइंट्स है एंड दैट इज़ वेरी वेल अप्रिशिएटेड बाय द प्रोफेसर इफ़ यू नो इन फ्रंट ऑफ समवन एंड इफ़ यू आंसर इट that will be appreciated a lot, that is very important. But in this case there is a complete heart block, the AV node completely blocked, so atria ventricle जो concordance है वो ख़त्म हो जाती है, the atria and ventricle will contract independently, they never follow each other, तो P wave never follow QRS. So that is why in Lyme disease if the patient develop complete heart block we must go for pacemaker transplant, क्या करेंगे, pacemaker transplant करेंगे। और फिर इसके बाद इन लोगों को मतलब स्किन के ऊपर रैशेज होती है, दैट इज कॉल्ड एरिथीमा नाइग्रिकेन, क्या है, एरिथीमा नाइग्रिकेन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बुल आइज अपीयरेंस लीजन कहते हैं, बुल आइज अपीयरेंस लीजन या एरिथीमा नाइग्रिकेन भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है जी, हमने एरिथीमा के लिहाज से और पॉइंट पढ़े थे, एरिथीमा मार्जिनेटम, याद है कि नहीं, एरिथीमा मार्जिनेटम ये कहाँ पे होते हैं, चेस्ट पे होते हैं, इज अ क्लासिकल ऑफ रूमेटिक फीवर, किसके अंदर, रूमेटिक फीवर, एरिथीमा मार्जिनेटम, सारे बोले एरिथीमा मार्जिनेटम, रूमेटिक फीवर के अंदर होते हैं, ये चेस्ट के ऊपर आते हैं, विच इज़ द पार्ट ऑफ मेजर जोन क्राइटेरिया, किसके अंदर आता है, मेजर जोन क्राइटेरिया। एक है एरिथीमा नोडोसम, क्या है, एरिथीमा नोडोसम, ये शिन के ऊपर, टीबिया के ऊपर होते हैं और ये पेनफुल रेड लीजन होते हैं, और ये हमेशा याद रखें इन सार्कोइडोसिस, किसके अंदर, सार्कोइडोसिस, एरिथीमा नोडोसम कॉमनली एसोसिएट विद सार्कोइडोसिस एंड दोज हु आर यूजिंग ओसीपीज उसके अंदर भी एरिथीमा नोडोसम के चांसेस हो सकते हैं, बट सार्कोइडोसिस इज अ स्ट्रॉन्गर एसोसिएशन विद एरिथीमा नोडोसम। एक है एरिथीमा मल्टीफार्मे, क्या है, एरिथीमा मल्टीफार्मे, इट इज़ अ स्ट्रांगली लिंक्ड विद हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, किसके साथ है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। एक क्वेश्चन आता है कि एक पेशेंट है उसको रेड लेजन है, क्या है, रेड लेजन, एंड दोज लेजन हैज अ सर्कुलर पैटर्न बट द पेशेंट रिसेंटली डायग्नोज विद माइकोप्लाज्मा नमूनी, कौन सा, माइकोप्लाज्मा, एटिपिकल नमूनिया के साथ भी
जब भी एग्जाम के अंदर रेड रैशेस की जिक्र आ जाए एरिथीमा मल्टीफॉर्मे विल बी द आंसर, ठीक है जी। तो देखिए माइकोप्लाज्मा नमूनी, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, दीज ऑल आर एसोसिएटेड विद एरिथीमा मल्टीफॉर्मे। और एक होते एरिथीमा नाइग्रिकन, अगेन दैट इज द रेड रैशेस हैविंग सेंट्रल क्लियरिंग एंड दैट इज अ हॉलमार्क ऑफ लाइम डिजीज। ये किसके अंदर होती है? लाइम डिजीज। ये सारी बातें समझ रहे हो कि नहीं? तो एरिथीमा मार्जिनेटम किस में था? रोमेटिक फीवर। किस में था? रोमेटिक फीवर। एरिथीमा नोडोसम, वेरी गुड। एरिथीमा मल्टीफॉर्मे एसोसिएट विद HSV एंड माइकोप्लाज्मा। और एरिथीमा नोडोसम, ये सॉरी एरिथीमा नाइग्रिकन दैट इज विद लाइम डिजीज, ठीक है। तो लाइम डिजीज जब भी हम डिस्कस करते हैं उसके क्वेश्चन आते हैं, तो ये देखें ना, सबसे पहले इसमें फेशियल नर्व इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, यूनिलेटरल के बाईलेटरल, फिर देयर विल बी आर्थराइटिस, complete heart block and erythema nigricans. So face is the mnemonic how to remember the symptoms of Lyme disease in a easy way, ठीक है जी। तो face mnemonic है जो आप लोगों को आसान बनाती है कि how to remember it easy way, ठीक है जी। that is important one। देखिए अब असल में ये जो लीजन्स होती है ना, गौर से सुने, ये जो लीजन्स होती है, ये जो एरिथीमा नाइग्रिकन है, ये हमें ऐसे सर्कुलर नज़र आती है। कौन सी? सर्कुलर। और इसके यहाँ पे देखे सेंटर में एक डार्ट होता है। क्या होता है? डार्ट होता है। थोड़ा सा ना आप लोग अच्छे स्टूडेंट भी पढ़ने वाले हैं तो थोड़ा सा ना इसको ना एलोबोरेट कर जाओ। देखिए इसमें क्या फ़र्क है, मिसाल के तौर पे लाइक दिस, ये सेंटर में क्या है? डार्ट है, ठीक है जी। और एक लीजन ऐसी होती है जिसमें सेंटर में डार्ट नहीं होती है, ठीक है जी। लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है ना, और एक होता है फॉर एग्ज़ाम्पल एक लीजन ये होता है और इसके सेंटर में भी डार्ट नहीं होती है।